Great deal of foreign direct investment to India comes from Mauritius, then from many major and mature economies like UK and France. Why? So statement one is India has preference for certain countries as regards receiving FDI. India has double taxation avoidance agreement with Mauritius. Most citizens of Mauritius have ethnic identity with India, so they feel secure to invest in India. The impending dangers of global climatic change prompt Mauritius to make huge investment in India. ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए इसमें? क्वेश्चन समझ में आया? बी होगा इसका तो। India has double taxation avoidance agreement with. Correct. Right. Second question. 23rd था. आई थिंक इसने ऑप्शन वो आंसर गलत लिखा हुआ बट जो ऑप्शन है वो बी ही है उस सेंस में. The double taxation avoidance agreement is a tax treaty signed between India and another country so that the taxpayers can avoid paying double tax on their income earned from a source country as well as residence country. India has signed DTA with Mauritius, hence FDI to India comes from Mauritius, then from many major economies like US and France. तो इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम्स टू इंडिया फ्रॉम मॉरिशस? और क्या रीजन हो सकते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस के अलावा? टैक्स हेवन है वो। करेक्ट. लोअर टैक्स है तो कंपनीज प्रेफर करते हैं कि वहां पे अपने हेडक्वार्टर्स बनाएं. तो ठीक है. और आई थिंक हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बीईपीएस. वो सारी कंसेप्ट है कि सारी ऐसे कंपनीज जो है वो ऐसे टैक्स हेवन के थ्रू अपना जो इनकम है उसको राउट करा के इंडिया में करती है, या फिर राउंड ट्रिपिंग का भी जो कंसेप्ट है. तो वो सब रीजन है वाई मॉरिशियस एंड अदर टैक्स हेवन से इंडिया के अंदर काफी पैसा आता है. अभी इंडिया के अंदर हाईएस्ट एफडीआई कहाँ से आ रहा है? यूएसए है ना शायद। सिंगापुर। सिंगापुर है. हम अभी वो इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ रहे हैं ना, तो सिंगापुर है एंड देन आई थिंक यूएस है. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन 24. Global capital flows to developing country increased significantly during the 90s in the view of East Asian financial crisis and Latin American experience. Which type of inflow is good for the host country? Realize commercial loan, foreign direct investment, foreign portfolio investment, external commercial borrowings. एफडीआई होता है ना. करेक्ट. तो एफडीआई बाकियों से बेटर क्यों है इस सेंस में? They bring in new technology and management Correct. change भी होता है. इसका 10% से वो रहता है ना. हाँ, मतलब यूजुअली 10% से ज्यादा रहता है तो एफडीआई होगा, उससे कम होता है तो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं. एक स्टेबिलिटी कंसीडर करता है कि इन्वेस्टमेंट करेगा तो रुकेगा तो मतलब मैनेज करने का है. करेक्ट. और बाकी कमर्शियल लोन्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं, ये एक तरह का लाइबिलिटी क्रिएट कर देती हैं कि इतना तो पे करना ही पड़ेगा आपको. तो उन दोनों से बेटर मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज सच कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करता है वो, तो वो कैपिटल जनरेट करता है कंपनी के. फोर्थ ये है. So FDI is defined as the investment by foreign multinational or subsidiary or a foreign company in terms of setting up project in another country either by 100% subsidiary or by way of joint venture. Thus FDI investment is in long-term nature. Thus it cannot be pulled out of the country at short notice. वो शॉर्ट नोटिस में एकदम पुल आउट नहीं कर सकते. इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज करते हैं इसके लिए, एफपीआई वगैरह के लिए. एकदम शॉर्ट टर्म पे जो पैसा निकाल लेते हैं उसके लिए एक टर्म होता है. अरे उसको रोकने के लिए कुछ है ना सिस्टम? रोकने के लिए तो है सिस्टम. हॉट मनी का. हाँ, हॉट मनी. करेक्ट. सॉरी व्हाट? हॉट मनी. हाँ हॉट मनी. राइट.
नेक्स्ट कोई पढ़ेगा क्या क्वेश्चन 25th? Which of the following would include FDI in India? Subsidiaries of foreign companies in India, majority foreign equity holding in Indian companies, companies exclusively financed by foreign companies, or portfolio investment. तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा क्या इसमें? तो नहीं आएगा ना मेरे ख्याल से। तो नहीं, पोर्टफोलियो तो नहीं आएगा। वो तो एफपीआई का हो जाएगा। फोर्थ को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम सी और डी में अटक जाते हैं। 1, 2 and 3 मेजर फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज। फॉरेन इक्विटी डी होना चाहिए आई गेस, 2 सही होगा। कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन कंपनीज, एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है, हाँ डी लग रहा है फिर तो। 25th का डी है, सही बोला। There's an investment from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest. Lasting interest differentiate FDI from foreign portfolio investment, where investor passively holds security from a foreign country. Foreign direct investment can be made by expanding one's business into a foreign country or by becoming the owner of a company in another country. Broadly, foreign direct investment includes merger, acquisition, building new facilities, reinvesting profit earned from the overseas operation, and intra-company loans. FDI is a sum of equity capital, long-term capital, and short-term capital as shown in the balance sheet. होता है अगर FDI मतलब अगर कोई फॉरेन ओन्ड कंपनी है, वो इंडियन सब्सिडरी का जो पैसा आया है उसको वापस उसी कंट्री के अंदर लगा देती है, तो भी वो FDI के अंदर ही कंसिडर किया जाए। इसमें सब पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन 26। In last 1 decade, which one among the following sectors has attracted the highest FDI inflows into India? ये तो आई थिंक पता ही नहीं कौन से साल का है, बट फिर भी देख लेते हैं। हमने कल क्या पढ़े थे? हमने तो एग्री एक्सपोर्ट्स और एग्री इंपोर्ट्स पढ़े थे ना कल। हाँ, एग्री एक्सपोर्ट एग्री इंपोर्ट पढ़े थे, और ओवरऑल एक्सपोर्ट और ओवरऑल इंपोर्ट भी पढ़ा था। हाँ, पिछले दिन। अभी चलो इसको देख लेते हैं। हाईएस्ट FDI फ्लोज इन लास्ट 1 डिकेड, मतलब पूछा है तो इम्पोर्टेंट होगा ये। तो पहला केमिकल एंड अदर फर्टिलाइजर्स, अदर देन फर्टिलाइजर्स, then B is service sector, C is food processing, D is telecommunication. आई थिंक जनरल है, आई थिंक जनरली भी अगर हम आइडिया लगाए तो शायद इस पे लग जाएगा अपना सही। सर्विस होना चाहिए ना। हाँ, हो भी सकता है, बट इंडिया का सर्विस सेक्टर मोस्टली एक्सपोर्ट होता सर्विस है। सेक्टर, सर्विस इसके सेक्टर, हाँ मतलब सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा आई थिंक पैसा आता है इंडिया के लिए। बाकी सारे तो छोटे बहुत स्पेसिफिक सेक्टर हैं, जैसे केमिकल पूछ लिया तो केमिकल तो बहुत ही नैरो हो गया। अगेन फूड प्रोसेसिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन काफी नैरो हो गया। सर्विस सेक्टर आई थिंक काफी काफी वाइड हो ब्रॉड जाता है इनमें। हाँ, काफी ब्रॉड है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आता है। 26 का 26 का डी है। FDI in telecom sector has jumped nearly 5 times in the last 3 years, from 1.3 billion in 2015 to 6.2 billion in 17-18. ठीक है, the government has already increased FDI in telecom space to 100%, ये and the गलत है sector ना, is 100% थोड़ी कर सकता है। क्या अच्छा, वो मीडिया था, सॉरी। मीडिया का टेलीकॉम में कितना था। है? मीडिया का आई थिंक 50 रखा उन्होंने, शायद 50 या 74। हाँ, ठीक है। टेलीकॉम में तो कर सकता है ना 100%। हाँ, टेलीकॉम में तो 100% है। ठीक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एज 100% FDI is allowed. स्टिल यार मेरे को एक बार लोगों को देख ट्रेंड लेगा। देख लेते हैं गूगल पे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे बाकी चीजों के देखे हुए हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट।
कल क्या पढ़ा था? इसी के पिछले क्वेश्चन ना, आज 25 से शुरू किए हैं, तो जो पूरा वो वाले। What a robot. Please select all the match. ऐसे ये भी रह गया। ओके, तो एक आरबीआई का डेटा है इसके अंदर और चॉइस इंश्योर्ड इन्फोग्राफिक्स के बाद अभी चलिए हुए। Which sector gets the most amount of FDI inflow sector wise? सबसे पहले इसमें सर्विस सेक्टर दिखा रहा है 16%, फिर हार्डवेयर, कंप्यूटर, फिर ट्रेडिंग, टेलीकॉम। टेलीकॉम 4th नंबर पे है। राइट, ट्रेंड्स का पूछा तो था ना उधर तो। हाँ, वो लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड पूछा है, ये तो आई थिंक अभी लेटेस्ट का डेटा दिखा रहा है ये। तो 25 अगस्त 2020 हाईएस्ट एफडीआई के अंदर सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, केमन एंड देन यूएस। ठीक है, तो शायद हमने गलती से शायद मैंने सेकंड बोल दिया था यूएस। तो यूएस इज ओवरऑल आई थिंक 5th नंबर पे है। पहले सिंगापुर है, देन मॉरिशस है, देन नीदरलैंड्स, केमन एंड देन यूएसए। ये पीटी में भी तो देखा था, रिसोर्स डेस्टिनेशन क्या था? क्या? और बाकी इस तरफ 5 कौन से थे? जैसे हाईएस्ट एफडीआई कहाँ आता है, तो उसमें मुंबई था। हाँ, और हाँ, कौन? मतलब मेट्रो सिटीज आई थिंक दिल्ली होगा फिर। नॉट श्योर, पता नहीं मुझे। पीटी में मतलब ये जो अभी 9:30 बजे पढ़ रहे उसमें? नहीं, पीटी मैं पहले गया था। पहले पहले किया था आपके आने से पहले। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैंने डाल दिया इसमें ट्रेंड्स। मेरे हिसाब से ये जैसे अगस्त 2020 का डेटा था, आई गेस नया आ गया है। मतलब इतना ड्रास्टिकली तो चेंज नहीं हुआ होगा, अभी भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी वही देखा है, तो इतना मेरे हिसाब ड्रास्टिक। मॉरिशस नीचे गया है एज फार एज आई रिमेम्बर, बाकी चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं चेक करती हूँ। हाँ बट, हाँ मतलब वो देखो कि ऑथेंटिक डेटा मिल जाए ना अपने को। अभी ये आरबीआई का डेटा है, इस पे लास्ट यही है। और सेक्टर वाइज ब्रेकअप करें तो मैन्युफैक्चरिंग में हाईएस्ट आया है, और कम्युनिकेशन सर्विसेज में सेकंड है, और फिर रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है। कैसे गया लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतना कैसे आ गया? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में हाईएस्ट है, देन कम्युनिकेशन सर्विसेज, देन रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, एंड देन फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड देन बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, आई थिंक अगर ओवरऑल सेक्टर वाइज लेंगे तो सर्विसेज के अंदर फिर आप कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूड कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस, कंप्यूटर सर्विस वगैरह वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। आई थिंक उस, अगर ओवरऑल सर्विस सेक्टर को देखें तो शायद इसके पास ज्यादा एफडीआई आता है ना। तो ये यहाँ पे भी सोर्स दिया हुआ है डीआईपीपी का, सर्विस में। मैंने चेक किया, उसमें वही है, क्या कहते हैं, क्या? सबसे ऊपर सिंगापुर है, उसके बाद यूएसए है, और फिर मॉरिशस है। आईपीपी का है, मैं डाल देती हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ, ग्रुप पे डाल दो। हम्म, वापस चलते हैं अपन। डिस्कस कर लिया था हमने।
26 हो गया था ना, 27. 26 हो गया, 27. The maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector banks in India is 49% of paid up capital. FDI up to 49% from all sources is permitted in private sector banks in India under the automatic route. सेकंड तो सही है. अगर इससे ज्यादा चाहिए होता है तो कुछ MHA में रिलेटिव रूट क्या होता है वो आई थिंक परमिशन लेनी पड़ती है फिर उनको. और अभी कुछ नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी आया है ना, वो कौन हाँ, कौन वो से सेक्टर के लिए है? वो चाइना के मतलब चाइना नहीं, ओवरऑल इंडिया के नेबर्स को उसमें इंक्लूड किया गया कि अगर इंडिया के नेबर्स उसमें किसी कंपनी में स्टेक ले रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या उनको डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूट के अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा. तो वो चाइना को रोका था जब वो HDFC बैंक में. उसमें लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं. हाँ, मतलब वही नेबरिंग हो गया ना. अब तो श्रीलंका नहीं आएगा ऐसे शायद. अच्छा, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या फिर? शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन प्रमोटर्स 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल. लेकिन ये येस बैंक वाला लफड़ा हो गया था ना, उसमें वो राणा कपूर का आई थिंक काफी ज्यादा शेयर था. बाद बट में क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, पेड अप कैपिटल तो वही होता है ना जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, इधर उधर से लेते हैं, तो इसमें लिमिट थोड़ी होगी, और वो भी मैक्सिमम लिमिट बता रहा है 49. मैंने वो इस सेंस में शायद कहना चाह रहा है कि मतलब यूजुअली क्या देखा गया, जैसे राणा कपूर का केस था ना, तो जिसके पास मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है ना, वो फिर वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कंसीडर नहीं करता, फिर अपने हिसाब से बिजनेस को चलाता है, अपने ही सब्सिडरीज को पैसा दिलवाता है. तो इसलिए ना ये थोड़े से नियम कायदे ये रखे गए थे कि इतनी ज्यादा उसके पास पावर ना हो, नहीं तो वो क्या करेगा, पब्लिक का पैसा लेके जहां मर्जी होगी वहां लगा देगा. इसीलिए तो हमने वो कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक खोलने से मतलब, भले ही उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी थी RBI ने, उसके खिलाफ काफी वो शोर मचा था, इसलिए नहीं आगे बढ़े वो लोग उसके साथ. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन 27. इसमें का बी है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन प्रमोटर in private sector bank is 49% of the paid up capital. However, earlier it was 40%, which was increased to 49% in 2002 for providing a level playing field. So, in the present context, option C is correct. ठीक है, उसने अभी का कॉन्टेक्स्ट भी ले लिया है. पहले ये नहीं था, पहले ये 40% तक था, बट बाद में से इंक्रीज कर दिया गया, 49% तक कर दिया गया. ठीक है, तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हाँ हाँ बोलो. हाँ, बस नहीं खोल रहा था. ऊपर आंसर बी लिख रहा है, नीचे सी दे रहा है. वो वैसे कह रहा उस टाइम के हिसाब से उस होगा. टाइम के हिसाब से वो मतलब उस टाइम के हिसाब से ए गलत था, अभी के हिसाब से ए सही है, वो इस सेंस में कह रहा है. ठीक है. क्या अभी FDI के नॉर्म्स चेंज हुए ना, वो देख लेते हैं. FDI रूल्स. ये नए वाले FDI रूल्स कब आए थे? ये देख लो, a transfer of ownership in an FDI deal that benefit any country that shares a border with India will also need a government approval. India shares its land border with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. I think वो अंजलि राइट ने शायद ये पॉइंट बोला था इसके अंदर. ये याद रखना, म्यांमार और वो मालदीव, सॉरी मॉरिशस वाला इसमें नहीं है. इन
और तो क्या था यार इसके अंदर, सेक्टर वाइज नहीं लिख रखा है इसने। किसी के पास है क्या यार ये सेक्टोरल वाइज ब्रेकअप? फिलहाल तो नहीं, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के डाल। बस थोड़ी देर देख लेते हैं, अगर मिलता तो ठीक है। ठीक है यार, किसी को हो ना वो कंटेंट तो एक बार डाल देना। ओके। बस आते हैं इस पे, क्वेश्चन 28। किस ये तो बात की पुराना वीडियो कॉल शुरू कर दी? क्या? वो आदिति का कमेंट आया था कि माना जी ने वीडियो कॉल शुरू कर दी है। अरे वॉइस चैट, अच्छा, वॉइस चैट। अकेले बैठ। अच्छा ठीक है। आई थिंक 28 क्वेश्चन तो चलो पुराना है, इसको स्किप कर देते हैं एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th। ठीक है, ये अभी के पुरानी है। कंटेक्ट, हाँ अभी के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई वेंट टू कौन से सेक्टर में? सर्विस। सर्विसेज था ना, फिर सॉफ्टवेयर था। करेक्ट, अभी जस्ट देखा फिर था। तीसरा क्या था? मैन्युफैक्चरिंग या चौथा टेलीकॉम था। ये था ना, पहला ट्रेडिंग। सर्विस, दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देन ट्रेडिंग एंड देन टेलीकॉम। फिर एक सेकेंड ना, पांचवा होटल, फिर ऑटोमोबाइल होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड हाईवेज, केमिकल, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और लास्ट है फार्मा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, 30 बढ़ते हैं। चलो। Both FDI and FII are related to investment in a country. Which one of the following statement best represent an important difference between the two? Uh, FII helps bring better management skills and technology, while FDI only brings in capital. ये तो गलत है ना? हाँ। हाँ, उल्टा लिख दिया। हाँ. FII helps in increasing capital availability, while FDI only targets specific sectors. FDI flows only into the secondary market, while FII targets primary market. ऐसा कोई रूल तो नहीं है? नहीं, उल्टा है। FII is considered to be more stable than FDI. गलत है। नहीं है, अभी नहीं है फोर्थ ना? तो गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तो सेकंड बचा। हम्म। हम्म। ठीक है, आई हाँ, थिंक बी लग रहा है ना करेक्ट भी तो लग इसका। रहा है। 30 का वही सेम चीज डेफिनेशन के साथ शुरू हो गया। इन जनरल, इन्वेस्टमेंट इज मेड टू गेन अ लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टी price. It is a direct investment because the investor looks for substantial amount of management control. FDI is considered as a means of as the primary means of acquiring external assistance. Country where the availability of finance is quite low can get finance from developed country having good financial condition. There are a number of ways through which foreign investor can get controlling ownership: by way of merger or acquisition, by purchasing share, by participating in joint venture, or incorporating a wholly owned subsidiary. FIIs जो है, they stand for foreign institutional investor, are the investor that pool their money to invest in the assets of countries situated abroad. It is a tool for making quick money for investors. Institutional investors are companies that invest money in the financial market in the country based outside investor country.
needs to get itself registered with a security exchange board of the respective country. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए क्या प्रोविजन होता है? अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया में सेबी के साथ नहीं रजिस्टर्ड है, तो फिर उसके लिए क्या, वो फिर भी इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? पार्टिसिपेटरी नोट्स ना? करेक्ट, पार्टिसिपेटरी नोट्स, सही। एफआईआई प्लेज क्या? उसमें डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं बनाना रहता। डीमैट तो यार बहुत ऊपर रहता है वो तो बहुत हाई लेवल होता है। आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी आया था ना, क्या? पार्टिसिपेटरी नोट्स के ऊपर। हाँ, कुछ आया था सीएमबी वगैरह ऐसा कुछ। देखा था ना, बहुत सारे ऑप्शन थे। मैंने देखा है वो चलो वाला। हम्म। FII plays a very crucial role in country's economy. Market trends move upward when the foreign company invest or buy security. It goes down when they withdraw money. ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था। राइट, वापस आते हैं क्वेश्चन 31 पे। एफटीआई और एफआईआई में मेजर क्या डिफरेंस होता है? 10% का है सबसे मेजर डिफरेंस। नहीं, वो FPI और FII पूछ रहा है। अच्छा, फॉरेन पोर्टफोलियो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। थिंक ऐसा मेजरली तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है इन दोनों के बीच में। बस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कि कोई बाहर का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पूल इन कर रहा है अपना पैसा और फिर उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको फॉरेन हम इंस्टीट्यूशनल क्या इन्वेस्ट। एफपीआई को एज अ पार्ट ऑफ एफआईआई मानते हैं? हाँ, यही तो क्वेश्चन था ना, एफपीआई को। आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऐसा कोई का वो एकदम कोई डिस्टिंक्टनेस नहीं है ज्यादा इनमें, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। जैसे एफपीआई में तो वो मेंशन है ना कि वो लेस देन 10% इक्विटी शेयर होना चाहिए, हाँ, तो ऐसा एफआईआई के लिए तो कुछ ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो नहीं मतलब नहीं, FII तो मतलब एफआईआई वो इज ए ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशनल टर्म है। जैसे हम बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड हो गया, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सब पैसा लगाते हैं और फिर कोई और बंदा, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो आपका पैसा आगे लगा देता है। ठीक है, तो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन ही हो गया वो पूरा। तो वैसे ही ये ओके, भी एक इंस्टीट्यूशनल उसके सेंस में ये वर्ड है, तो FPI का जो आइडिया है वो इसके अंडर आ सकता है। तो ठीक है, बेसिकली एफआईआई की डेफिनेशन यही है कि इट इज एन इन्वेस्टर इन फाइनेंशियल मार्केट आउटसाइड इट्स ऑफिशियल होम कंट्री। वो वापस रिपीट करना। एफआईआई इज एन इन्वेस्टर in a financial market outside its official home country, तो included होगा। देन 31st। participatory notes are associated with which one of the following? Consolidated fund, foreign FII, UNDP, जो तो ये तो हो गया FII होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? Again, participatory note. ठीक है, देख लेते एक बार, कुछ और लिखा है क्या इसके अंदर? अगर अलग लिखा होगा तो बंद कर दूंगा मैं ये PDF। तो काफी ब्रॉडली डिफाइन कर रखा था दोनों के बीच में डिफरेंस, FPI और FII का। In 2007, the percentage of participatory notes in the FII were almost 50%. Participatory notes, also regarded as offshore derivative instrument, as they are used by investors abroad but not within India. They are used by clients of foreign institutional investors who do not wish to participate directly in the Indian stock market. चीज रिपीट कर दी है। Promissory notes are part of the
प्रॉमिसरी नहीं, पार्टिसिपेटरी। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट्स आर पार्ट ऑफ द मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट? मनी 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 मार्केट ही होता है ना, मनी मार्केट होता है। मार्केट, मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तब प्रॉमिसरी नोट जारी करते हैं। मैं देख रहा था पी नोट्स दोनों के लिए यूज किया हुआ था, पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए हाँ भी किया हुआ था, हाँ, और आई थिंक वो करते तो शायद दोनों के लिए कर सकते हैं, वो स्पेलिंग तो सेम ही है। तो वहां पे थोड़ा अपना वही लगाना, आगे पीछे देखना है कि एक्चुअली किस सेंस में बात हो रही है। राइट राइट। यूपीएससी ऐसे धोखे थोड़ी देगा। अब हम खा लें तो बात अलग है, बाकी यूपीएससी तो नहीं देगा। तो इसके अंदर हमने आई थिंक कैश मैनेजमेंट बिल पढ़ा था ना प्रॉमिसरी नोट्स में। हम्म। सीएमबीज आर बिजनेसेस लेके आते हैं ना, बिजनेस कंपनीज या वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बोल देते हैं कि हाँ, हम पैसा दे देंगे इतना इतने टाइम के बाद, तो एक तरह से प्रॉमिस रहता है उसमें। सीएमडी का लेस देन 90 डेज होता है क्या? अ, हो सकता है। इसका तो नॉट नहीं याद आ रहा, थे देख ना, लेंगे एक बार। 180 डेज और आई थिंक 364 डेज का, हाँ, तीन चीजें थी जो मैंने फोटो भेजी थी, मुझे खुद भी याद नहीं है, मैं भूल गया मैं। एमबी था ना, एमबी। तो मैं ग्रुप पे चेक करता, मैंने नहीं तो भेजी। ये तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बता। chill। अरे ग्रुप पे तो फोटो ही नहीं दिख रही, कहाँ चली गई वो? तो वो सीधा सर्च करो उससे, फोटो डाल देंगे। वैसे बहुत कुछ डल गया यार, मिलेगी भी नहीं अब तो। यार कोई भी फोटो डालो ना, उसके नीचे लिख दिया करो। हैशटैग लगा दिया कर, हैशटैग इकोनॉमी। हाँ। किसी के कॉल आ रहे हैं। कमर्शियल पेपर, हाँ ये रहा। लो, ठीक है। कमर्शियल बिल्स देख लो, दे आर कॉल्ड द ट्रेड बिल्स और द बिल ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल्स आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर इन lieu of credit transaction. It is written acknowledgement of the debt by maker directing to pay a specified sum of money to a particular person. They are the short-term instrument generally issued for 90 days. These are freely marketable. Banks provide working capital finance to firms by purchasing commercial bill at a discount. This is called discounting of bills. ये था इसके अंदर कमर्शियल बिल्स में। तो ये शानू सही कह रहा था, 90 डेज ही था। तो कमर्शियल पेपर भी देख लेते हैं। कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1990 on the recommendation of Waghul Committee. A commercial paper is an unsecured promissory note issued by a corporate with a net worth of 5 crore to the bank for short-term loans. These are issued at a discount for a period of 14 days to 12 days. These are issued in multiples of 1 lakh subject to minimum of 25 lakh. Further information, ये डिस्टिंक्शन देख लो, ये भी डाल देता हूँ ग्रुप में। और इसका वगूल कमेटी थी कमर्शियल बिल का ना। पेपर पेपर और वीके गुप्ता किसकी कमेटी थी? तो अरे यार, एक सब कमेटी
केसीसी की थी, किसान किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, रेलवे बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी। हम्म, कैसे लिखना पड़ेगा तब आएगा, भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, एक बार पीडीएफ में कंट्रोल F कर सकते हैं? किसी कमेटी क्रेडिट कार्ड। हाँ सही बोला, बी गुप्ता कमेटी था, सही बोला। किसान और कौन सी कमिटीज थी, फटाफट से रिवाइज करते हैं। इसका वगून था कमर्शियल, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, कमर्शियल बिल का था फिर भी। कमर्शियल और पेपर। कमर्शियल पेपर थी। कौन सी कमेटी? वगूल, वगूल। VAGHUL, लिख देते यार। ये क्या, कोई पेज बना ले उस पे लिख ले अपन जो कमिटीज कर रहे हैं, तो एकदम रैंडमली इस बार बार करते रहेंगे तो कभी याद ही नहीं होगा अपने को। ठीक है। और तो कोई, हाँ अपन ने विवेक देबरॉय कमेटी पढ़ी थी, वो किसके लिए पढ़ी थी? रेलवे के लिए। रेलवेज ना? करेक्ट। हाँ किसके लिए? रेलवेज। हाँ, रेलवे की। विवेक देबरॉय ही था जिसने रेलवे बजट को उसके साथ अलग करा। मर्ज किया, अलग नहीं, अलग तो पहले से ही था। हाँ, मंच पे। कौन सा ईयर था? 15 था ना? नहीं नहीं, तो उसके बाद हुआ है। 15 होगा। रेलवे बजट मर्ज्ड। 17 या 18, माय स्टेट। 17 है, 17। और शुरू किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? यही से कुछ है शायद, 2005 में हुआ था ना? नहीं, नहीं, ब्रिटिश राज में काफी एक्वर्थ पुराना कमेटी है। थी। एक्वर्थ कमेटी थी, 1924 में ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी। हाँ, एफवर्थ, राइट। 19, वैसे कमेटी तो आई थिंक ये 1921 की थी, और ये शुरू, ये मर्ज मतलब प्रैक्टिस जो ये शुरू हुई 24 में शुरू हुई थी। ठीक है। आई थिंक अब चलते हैं, नेक्स्ट भी कमेटी आ गई है। तारापुर कमेटी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कल करा था ना, वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए था। यार ये पढ़ कैपिटल। लिया तुम लोगों ने, कैपिटल अकाउंट, फुल कन्वर्टिबिलिटी एक्सेट्रा? कल था ना, कल पढ़ा था। कल था ये तो। ठीक है, आई थिंक इसमें अभी एक्सप्लेनेशन देखने में मिल जाएगा जो। ऑप्शन ये होता है SEZ, फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इफेक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आप कह रहे थे, बी ऑप्शन में। हमने ऑयल प्राइसेस इन इंडियन ऑयल प्राइस रिफॉर्म के लिए भी एक कमेटी पढ़ी थी, क्या नाम था? BK चतुर्वेदी। अदिति जी लिख लीजिए इसको। BK चतुर्वेदी फॉर ऑयल ऑयल प्राइस रिफॉर्म। या और बाबा कल्याणी कमेटी थी SEZ के लिए। एक गजब ही कर दिया है आज तो, फुल फायर में। दीपक दीपक पारेख कमेटी थी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मार ही डालेगा आज तो। बस नहीं, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये लिख लो यार, मेरे को भी नहीं आती थी पक्का पारिक वाली तो। लिख लिया। बाबा कल्याणी ठीक। ऑफिसर, दीपक पारख डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऑयल प्राइस रिफॉर्म। इस ऑयल प्राइस का मतलब क्या है, मतलब क्या रिफॉर्म सजेस्ट किया?
ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, इन्हीं को लेकर के कैसे ऑयल का प्राइस जो है रेगुलेट होना चाहिए मार्केट में। ओके, PSUs टाइप मतलब। PSUs के लिए। नेक्स्ट सॉरी, हाँ, इसका सोल्यूशन देखना था 33 का। तो the Committee on Capital Account Convertibility or Tarapur Committee was constituted by Reserve Bank of India for suggesting a roadmap on full convertibility on the capital account. The committee submitted its report in 1997. The committee observed that there is no clear definition of capital account convertibility. The capital account convertibility, as per the standards, refer to the freedom to convert local financial assets into foreign financial assets or vice versa at market determined rates of exchange. एक जनरल डेफिनेशन दी है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। The Tarapur Committee observed that the capital controls can be The Tarapur Committee observed that the capital control can be useful in insulating the economy of the country from volatile capital flows during the transitional periods, also in providing time to authority so that they can pursue discretionary domestic policy to strengthen initial conditions. तो ये चीज था कि capital control can be useful in insulating economy of the country from volatile capital flows transitional period. Volatile capital flows during transitional period and also in providing time to authorities so that they can pursue discretionary domestic policy to strengthen initial. ये लास्ट पैरा समझ में आएगा किसी को? कल से पूछो, इसका ये बैकग्राउंड यही है। इसका एमिएबल आई ना अभी। अच्छा, हाँ, एमिएबल जी, क्या आप इस लास्ट पैरा पे थोड़े हमें रोशनी डाल सकते हैं? इनका इकोनॉमिक्स है ऑप्शनल, अकाउंटेंसी। एक मिनट ना, मैं अभी एक अर्जेंट कॉल पे हूँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक। अरे विजय जी भी तो हैं। विजय जी जागिए। ऑन करके सो गए हैं विजय जी। मतलब थोड़ा मेरे को समझ में, तारापुर कमेटी रिकमेंड कर रही है कि फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए, और फिर ये कह रहे हैं कि कैपिटल कंट्रोल्स कैन बी यूजफुल इन इंसुलेटिंग। हाँ, तो जो वॉलेटाइल कैपिटल जो आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए है ना, मतलब बार बार आ रहा है या जा रहा है, चेंज करते रहते ना। हाँ, नहीं, वो तो मैं समझ गया कि उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए अपने को, बट वो ऊपर कह रहा है कि फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दो उसको, और फिर वो नीचे कह रहा है कंट्रोल दे दो। वो थोड़ा मेरे को वो विरोधाभास लग रहा है इसके अंदर। मतलब मैं वो पॉइंट तो समझ गया कि कहना तो यही चाह रहा है कि उसको कंट्रोल कर लो, वो थोड़ा ऊपर मे बी शायद इसी सेंस में बोला होगा कि पूरा तो कर दो, लेकिन उसको कंट्रोल भी कर लो अपने हिसाब से। जब अगर पॉलिसी फेवरेबल ना हो तो फिर आप उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दो, मे बी शायद इस सेंस में। आई थिंक ये वो है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ, और वो ऊपर वो है जो उन्होंने सजेस्ट किया है। तो वही तो कह रहा हूँ ना थोड़ा। हाँ, मतलब आई थिंक ये इसी सेंस में बोला होगा कि आप उसको कर दो, फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दो, बट अगर सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं होती कभी कभी तो उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। आई थिंक उस सेंस में शायद इन्होंने बोला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 34। Consider the following statements. Full convertibility of rupee may mean its free float with other international currency. तो है ना, सही है, अभी तो पढ़ा ही शायद। Its direct exchange with any other international currency at any prescribed place inside or outside the country. सही है। सही है। It acts just like any other international currency.
हाँ ये भी सही है, ठीक है। यही लग रहा है फिर तो 34 राइट। ओह कम ऑन मैन, ए बता रहा 1 and 2, डी नहीं बता रहा। ठीक है एक बार देख लेते हैं, कई बार गलत भी हो जाता है। The full account convertibility means no RBI dictated rates and there is a unified market determined exchange rate. Encouraged with the success of LERMS, the government introduced the convertibility of rupee in trade account, means only merchandise account. And statement 1 and 2 are correct. एक बार I think और देख लेना चाहिए। Like any other national currency, claim नहीं किया लेकिन इसने। फुली कन्वर्टेबल होगा रुपी तो फिर वो किसी और करेंसी के जैसा भी तो हो सकता है ना। INR, Indian currency is not fully convertible. However, there are talks of making INR fully convertible, setting up onshore INR markets. These are advantages. India has taken several steps to alter some of the standardized currency policy, including demonetization. But India is ready to move to a fully convertible currency. Sorry. Convertibility is the ease with which a country's currency can be converted into gold or any other currency through global exchanges. India's rupee is a partially convertible currency. Rupee can be exchanged at market rates in certain cases, but approval is required for larger amount. Making the rupee fully convertible currency would mean increased liquidity in financial market, improved employment, business opportunity, and easy to access capital. Some of the disadvantages include higher volatility, increased burden of foreign debt, and effect of balance of trade and export. So convertibility, I think वही same चीज़ है. It indicates to the extent to which regulation allow inflow and outflow of capital to and from the country. Currencies that are not fully convertible, on the other hand, are generally difficult to convert into other currencies. Currency convertibility is an important part of global commerce because it opens up trade with other countries. Having a convertible currency allowed a government to pay for goods and services in a currency that may not be buyer's own. Having a non-convertible currency makes it harder for government to participate in international markets. काफी बड़ा इस पे है. Current account versus capital account convertibility. Any currency may be current or capital account convertible or both. Current account convertibility implies that Indian rupee can be converted to any foreign currency at existing market for trade purposes for any amount. ठीक है, अभी इंडिया के अंदर करंट अकाउंट में तो फुली कन्वर्टेबल है, बट कैपिटल अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल नहीं है. It allows for easy financial transaction for export and import of goods and services. Any individual involved in the trade can get foreign currency converted at designated banks or dealers. In essence, current account convertibility means within its institutional trading realms. At the beginning of the reform, the rupee were made partially convertible for goods and services and merchandise only. During the mid 1990s, the rupee was made convertible for current account, convertible for all trading, remittances, and individuals. However, the rupee continues to remain capital account non-convertible. Capital account convertibility allows freedom to convert local financial assets into foreign financial assets and vice versa. It includes easy and unrestricted flow of capital for all purpose, which may include free movement of investment, capital dividend payments,
payment interest, FDIs in domestic and businesses. Okay. Trading of overseas equity by local citizens, domestic equities by foreign remittances, and the sale and purchase of immovable property globally. One can still bring in foreign capital or take out local money for these purposes. काफी डिटेल में देख लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी तक इसका ये मतलब नहीं पता लगा कि थर्ड कैसे गलत है. पर अगर ऐसा होता तो वो दिया होता ना इतने बड़े आर्टिकल में. वो लॉजिकली तो ये सही लग रहा है, इस सेंस में कहना चाह रहा था मैं. मतलब करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी, मतलब हम क्या मानते हैं, हम करेंसी तो उसी को मानते हैं जैसे रुपये हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पर हम इस चीज को अलग से उसको एज अ करेंसी तो ट्रीट नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं. आई थिंक करंट अकाउंट में अगर हो रहा है तो मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं, और जो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी है वो लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस के लिए, उनके लिए, पूरे फाइनेंशियल एसेट्स के लिए. एक मिनट, थर्ड ऑप्शन क्या है? इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी. ठीक है यार, इसको बाद में देख लेंगे. मतलब अभी के लिए तो ये सब जगह यही लिखा हुआ है, 1 and 2 ये आंसर. एक तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है ना कि आई थिंक मे बी शायद इस सेंस में ये गलत है, क्योंकि हर करेंसी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्टेबल ही हो, है ना. जैसे चाइनीज का वो रेनमिनबी हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो सब में कन्वर्टेबल हो. और जैसे अच्छा एक चीज़ और है ना, जैसे आरबीआई की लिमिट्स है ना कि आप एक ही लिमिट तक ही कन्वर्ट कर सकते हो. कुछ उनका जो है लिबरलाइज, जब हम बाहर जाते हैं फॉरेन में तो हमें कुछ डॉलर चाहिए होते हैं, तो उसकी लिमिट है. तो ऐसा नहीं कि आप कितना भी कर लोगे, तो उस लिमिट के आगे फिर आपका रुपया ही रहेगा. ऐसे 2.5 लाख, हाँ कुछ है लिमिट. ये ऑटोमेटिक रूट वाला वही होता है ना. तो ये ये शायद actually- रिस्ट्रिक्शन है, तो शायद से इसलिए क्या कि एक लिमिट के बाद हाँ सुनो खुद क्या ही चीज कन्वर्ट होता कर है. सकते हैं. सुनो. तो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एक चीज है और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एक चीज है. ठीक है, आपकी करेंसी को आप रेडिली दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं. तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया के अंदर पूरी तरीके से अलाउड है, बट कैपिटल अकाउंट में कंडीशंस है कि एक सर्टेन लिमिट से ऊपर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, वो चीज़ ये सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कैपिटल अकाउंट में रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन का इधर लेन देन होता है, इसलिए वहाँ पे फुली कन्वर्टेबल नहीं रखा गया. उसी के लिए वो तारापुर कमेटी हमने देखी, ये वाली लास्ट क्वेश्चन. अच्छा वो ये रिकमेंड. हाँ मुझे याद आ गया, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है. कुछ लिस्ट है, 12 या 13 आइटम्स हैं. उन्होंने बताया है कि इसमें आप आरबीआई रेगुलेट करता है, जो तुम बता रहे हो शायद से कैपिटल वाला. तो ये यही चीज़ है वो. आई थिंक इसी सेंस में ये थर्ड वाला गलत हो गया, क्योंकि सारे इंटरनेशनल करेंसी से शायद नहीं है ये. ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं. 35th. Capital account convertibility of Indian rupee implies that the Indian rupee can be exchanged by the authorized dealers for travel. नहीं, काफी नैरो हो गया ना. That the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trade in goods and services. That the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial assets. डी तो नन है. तो बी और सी में से कुछ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन सी. फाइनेंशियल एसेट है, देखो बी वाला तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, वो ट्रेड से रिलेटेड है, तो वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आएगा. और सी वाला जो है आई थिंक वो इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब कैपिटल ही होता है. हाँ सी वाला मुझे भी लग रहा है. बी वाला पक्का करंट अकाउंट के लिए है वो. गुड्स एंड सर्विसेज है ना, गुड्स एंड सर्विसेज तो करंट अकाउंट में देखते हैं हम लोग. एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस में देखते हैं? राइट. सी वाला.
सनूली पढ़ लो यार इसको। Capital account convertibility refers to liberalization of a country's capital transaction such as loans and investment, both short-term and long-term, as well as speculative capital flows. In a way, capital account convertibility removes all the restraints on international flows on India's capital account. It means that Indian rupee can be exchanged for any major currency for purpose of trading financial asset. इससे रिलेटेड एक टर्म होता है NIIF, इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो आइडिया है किसी को कि अगर NIIF पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो क्रेडिटर या डेटर नेशन होता है? NIIF तो फंड नहीं था क्या? वही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड था ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर। एक वो था ना जो अपन ने इकोनॉमिक सर्वे में थर्ड फोर्थ पे पढ़ा था। एक सेकंड, PMI कह रहे हो क्या? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अच्छा, इसके कारण ही वो 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, ये होने के कारण। हाँ करेक्ट बोला, सही बोला। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का यही कारण था कि उन्होंने पूरी तरह से कन्वर्टेबल कर रखा था और मोस्टली उनके इकोनॉमी जो थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, तो इसलिए वो फ्लॉप हो गए थे। नेक्स्ट पे चलते फिर, क्वेश्चन नंबर 36। Consider the following statement: the Indian rupee is fully convertible. False. अरे अच्छा, in respect of इनरेस्पेक्टेबल है। current account of balance. ठीक है। बोलो अदिति, क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे वो मिल गया, वो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं था NIIP, तो इसमें नेगेटिव होता है तो वो डेटर नेशन होता है और पॉजिटिव होता है तो वो क्रेडिटर नेशन होता है। फुल फॉर्म वापस रिपीट करना। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, ये PYQ भी था क्या? PYQ में तो नहीं था। नेगेटिव होता है तो डेटर नेशन है, इसमें USA हाईएस्ट है और इंडिया की 8th पोजीशन है कंसिडरिंग 2018। मैंने ग्रुप में डाल दिया। मतलब बाकी कंट्रीज से ज़्यादा अपने को फंड आ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो डेटर में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कुछ FDI ज़्यादा आ रहा है ना अपने को। ठीक है, अभी ये वाला देख लो। इंडियन रुपीज फुली कन्वर्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इनटू गोल्ड। क्या है इसमें? इसमें कन्वर्टेबल है। गोल्ड में तो कर सकते हैं ना? नहीं होगा ना, सिर्फ करंट अकाउंट का। गोल्ड में तो पुराने जमाने में होता था, इंडिया में नहीं। अब गोल्ड नहीं मिलता। RBI में जाओगे तो आपको गोल्ड नहीं देगा उसके बदले। कंडीशन लगी रहती है ना उसमें। वो अब तो ट्रस्ट बेस्ड है। जैसे पहले क्या था, पहले सिस्टम यही था, जैसे UK का जो पैसा हो गया या जो US का जो डॉलर था, पहले वो गोल्ड के साथ ही पैक था। अगर आप इतना ले जाके दोगे तो आप इतने गोल्ड के लिए मतलब वो एलिजिबल हो, बट अब वैसा नहीं है। अब वो सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर पे चलता है। अन्य हार्ड करेंसी के इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी। वो हम पढ़ते हैं ना, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो फ्लॉप हो गया था 70s में। तो उसके बाद उन्होंने फ्लोटिंग मार्केट रेट्स के हिसाब से करेंसी चालू कर दिया था, नहीं तो पहले उन्होंने गोल्ड के साथ ही पेग कर रखा था। फिर उसकी वोलेटिलिटी बहुत थी तो चेंज करना पड़ा। तो ये तो कैपिटल अकाउंट ही होगा, 2 ओनली। 2 तो है ही नहीं केवल करंट अकाउंट में है ना। सॉरी, हाँ एक तो करंट हो सकता है, एक तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ सॉरी, करंट है ना, तो 1 अलोन करंट है। में तो है ना फुली तो 1 होना चाहिए। 36 राइट, तो 36 का ये सही है। इंडियन रुपीज फुली कन्वर्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, नॉट इन गोल्ड एंड नॉट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्शियल है, पार्शियल। करेक्ट। नेक्स्ट, आई थिंक ये तो बहुत बार देख लिया, ये नहीं देख रहे। 38 इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है क्या?
ठीक है, वो कर लेता हूँ। स्टॉप करते हैं आज इसको। मैं करना चैप्टर 4। ठीक है। Monetary management and financial intermediation. This chapter gives a detailed account of monetary developments in country amidst the extraordinary situation prevailing due to COVID-19. The chapter also describes the development that took place in banking, NBFC, pension and insurance sector and various measures taken by government and RBI in these sector to deal with the evolving situation. ठीक है, इसके अपने एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं बैंकिंग वगैरह के पिछले चैप्टर्स में। मॉनेटरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग 2021, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। Since March 2020, repo rate has been reduced by 115 basis points to 4% and reverse repo rate was reduced by 90 basis points to 4%. ठीक है, this was to make it unattractive for banks to passively deposit fund with RBI, Reserve Bank, and nudge them to use these funds for on lending to productive sectors of economy and thus increasing the liquidity. ठीक है, तो उन्होंने रेपो रेट होती है जो इस पे बैंक लोन लेते हैं जिस रेट पे। हाँ, और रिवर्स रेपो होता है जिसके ऊपर वो बैंक जो है आरबीआई में पार्क करते हैं अपना पैसा। तो उस चीज को उन्होंने अनअट्रैक्टिव कर दिया, मतलब कम कर दिया उस पे भी रेट, तो जिससे कि वो ज्यादा नज होंगे और सेक्टर्स को लेकर प्रॉफिट कमाने, ताकि वो और लोन्स ले और यहाँ पार्क नहीं करे, इसलिए उन्होंने कम कर दिया रिवर्स रेपो रेट। मॉनेटरी aggregates. During 2021, the growth of monetary aggregates witnessed high growth as compared to previous few years on account of higher liquidity in the economy. So, reserve money (MO), it recorded a growth of 15.2%, driven by currency in circulation, which witnessed a surge in post-COVID pandemic period. ठीक है, broad money M3 recorded a growth of 12.5%. M3 के constituents बताओ। बैंक के डिपॉजिट्स, टाइम और वो दोनों, और करेंसी इन हैंड ऑफ पब्लिक। पोस्ट ऑफिस नहीं होता ना? पोस्ट ऑफिस का वो नहीं होता ना, पोस्ट ऑफिस पूरा नहीं होता ना इसमें, होता है, पूरा नहीं होता, एक कंपोनेंट में होता है पोस्ट ऑफिस के। पोस्ट ऑफिस पूरा नहीं होता है, डिमांड नहीं होता है, टाइम होता है। नहीं, सिर्फ बैंक वाला होता है। सिर्फ बैंक वाला होता है। सही कह रहा है। ओके ओके, चेक कर। हाँ सही है, ओके ठीक है। Money multiplier, measure as a ratio of M3 upon MO, M0, was mostly increasing from 1980s onwards up to 2016 to 17, has however been declining since then. तो कितने डेकेड से डिक्लाइन नहीं हो रहा है हम लोग। अच्छा, 16-17 से डिक्लाइन हो रहा है मनी मल्टीप्लायर। तो अगर पूछे तो ट्रेंड ध्यान रखना। दिस शोज दैट मनी सप्लाई हैज रिस्पॉन्डेड ओनली पार्शियली to reserve money growth, reflecting that liquidity transmission in the economy remains impaired. ठीक है, next है growth forecast. RBI revised the project GDP growth from -9.5% to -7.5% in 2021. ठीक है, फिर है liquidity condition and its management. The systemic liquidity in 2021 has so far consistently remained in surplus. ठीक है, main drivers of which have been currency in circulation, government का cash balance and our Reserve Bank's forex operation. ठीक, Reserve Bank undertook several conventional and unconventional measures to manage the liquidity in economy. These measures include injection of durable liquidity of more than 2.7 lakh crore through open market operation purchases. ठीक है,
OMO and state development loans as a special case were also introduced during the current financial years. ठीक है, ये TLTRO और LTRO भी दिए थे ना इन्होंने, ओपन रखे थे. अच्छा, next year TLTRO of up to 3 years tenure for a total amount of 1.13 lakh crore for investment in corporate bonds, commercial paper and non-convertible debentures. ठीक है, reduction in CRR requirement of bank from 4% of NDTL to 3%. ठीक है, CRR भी reduce कर दिया ताकि और overnight under the marginal stability NSF marginal standing facility by dipping into the statutory liquidity ratio to 3% of NDTL from 2%. ठीक है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड फॉर 50,000 करोड़. तो ये हमने विंडो देखी थी जो RBI ने नई खोली थी फॉर म्यूचुअल फंड. रीफाइनेंस फैसिलिटी वर्थ 75,000 करोड़ फॉर ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज NABARD, NHB, SIDBI, EXIM बैंक. NABARD का ईयर बोलो. 82 क्या, सॉरी 82 82. NHB का 88 है या 90 है? SIDBI SIDBI का तो 90 है. EXIM का 74 है क्या? EXIM का आपका 82 है शायद. EXIM का भी शायद. मैंने कहाँ लिखे थे? ग्रुप में है क्या ये इमेज? एग्जिम का भी 82 ही है. हाँ वही कह रहा हूँ ना. और नेशनल हाउसिंग का क्या है? 88 या 90 है? 88 होगा शायद. ठीक है. EXIM भी पूरी अब सेंट्रली गवर्नड मतलब कि सारे सब कुछ चेंज हो गया है. NHB का भी चेंज हो गया और SIDBI हमारी 27 है. NHB का हाँ ये SIDBI का है 90. SIDBI का है 90. तो SIDBI का है 90, NHB का 87, NABARD का 70 कितना है? 82 है. 60, अरे 82. ठीक है. तो 82 में NABARD और EXIM दोनों आए थे और 87 में फिर NHB एक्चुअली आया ना था. नेशनल हाउसिंग बैंक 88 में आई थी लेकिन वो एक्ट आया था 87 में आया था तो 88 बोलते हैं मोस्टली. वापस रिपीट करना. वो 87 एक्ट आया था लेकिन वो सेटअप हुई थी जुलाई 1988 में शायद. ये लिखा हुआ है नेट पे. 88 मानो ठीक है उसे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. Initially, the yield on 10-year benchmark government security showed a declining trend due to low trading volumes amid the countrywide lockdown and reduced market hours, selling pressure by FPIs, along with upward movement of US Treasury yield. बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होता है तो वो मतलब कौन सी सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी में? मतलब एक्सपेंशनरी और या रिसेशनरी? रिसेशनरी होता है. ठीक है, रॉन्ग. नेक्स्ट है लेटर यील्ड सॉफ्टनड रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ शार्प डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. इसकी अच्छा नहीं, वो ऑयल प्राइसेस की थी ना. कमिटी क्या नाम क्या था?
DK Chaturvedi. DK Chaturvedi. The announcement by Federal Open Market Committee to keep rates unchanged and a lower CPI. ठीक है. Banking sector, gross non-performing advances ratio, GNPA as a percentage of gross advances and stresses advances ratio of scheduled commercial bank was decreased. ठीक है. Restructured standard advances ratio of scheduled commercial bank was increased. Capital to risk weighted asset ratio of scheduled commercial bank increased from 14.7% to 15.8%. ये CRAR नॉर्मली कितना होना चाहिए? 9%. 9%. ठीक है. Basel loans के according, for scheduled commercial bank, the net profit after tax increased. ठीक है. ये जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस है, ये एक बार समझाएगा कोई? ये NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही है. यही है ना? ओके. तो NPA वगैरह and stresses advances ratio of scheduled commercial bank decreased. डिक्रीज कैसे हो सकता है? मतलब NPA तो बड़ा है ना? कम ही हो रहा था ना पहले वो, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो कम हो रहा था. एंड अभी कोरोना के बाद तो वैसे भी मॉरेटोरियम और वो सब लग गया था. बट RBI ने प्रेडिक्ट किया कि अब इंक्रीज होगा. ठीक है. ठीक है. रेगुलेटरी मेजर्स इन बैंकिंग सेक्टर, तो कमर्शियल बैंक्स में मर्जर ऑफ 10 PSB विद पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक ऑफ एज एंकर बैंक्स. ठीक है. Restructuring of MSME loans that were in default but standard without an asset classification downgrade. अच्छा, ये बताओ कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं कि इलाहाबाद बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इसमें से इलाहाबाद बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ है इन चारों में से? कैनरा. यार इंडियन बैंक तो नहीं था? इंडियन बैंक, कैनरा और शायद इंडियन बैंक मर्ज हुए हैं. नहीं, कनाडा में सिंडिकेट बैंक शायद. नहीं, इलाहाबाद इंडियन बैंक में गया. हाँ वही कह रहा हूँ, इंडियन बैंक में इलाहाबाद था. हाँ सर. एक इमेज भेजी थी ना यार ग्रुप में. हाँ भेजी थी. यूनियन बैंक ने कंज्यूम किया आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक, और OBC और UPI चले गए थे PNB में, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या क्या किया? बैंक ऑफ बड़ौदा तो पहले ही हो गया था. बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें विजय बैंक और देना बैंक थे. हाँ हाँ राइट. UBI भी था क्या उसमें? OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. ये देखो, PNB OBC प्लस यूनाइटेड बैंक, ये PNB में गए हैं. फिर HDFC है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग. फिर कैनरा प्लस सिंडिकेट. फिर यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, और फिर ICICI, फिर एक्सिस, फिर बैंक ऑफ इंडिया, और फिर लास्टली ये इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक. ठीक है. तो ओवरऑल टॉप 3 की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में, तो SBI है, PNB है और HDFC है. ठीक है. तो CS से हमारी क्लास में तो कैनरा और सिंडिकेट हो गई. जो AIMLM बोलते तो इलाहाबाद और इंडियन बैंक हो गया, और यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक. तो थोड़ा हाँ, एक इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यूनाइटेड बैंक अलग है और यूनियन बैंक अलग है. कंफ्यूजिंग सा नाम है ये दोनों. ठीक है. नेक्स्ट है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ऑफ अ बैंक to a group of connected counterparties was increased from 25% to 30% of the eligible capital base of bank. Maximum permissible period of export credit sanctioned by banks was increased from 1 year to 15 months.
ठीक है. Monetary policy transmission. The banks were mandated to link all new floating rate personal or retail loans and floating rate loans extended to MSME to external benchmark such as repo rate, treasury bill rate, and any external benchmark published by Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL). इससे पहले किससे लिंक था? MCLR। ठीक है. नेक्स्ट है, अभी तक हमने कमर्शियल वो बैंक देखे, अब कोऑपरेटिव देखते हैं. तो देयर वाज अ रिविजन इन टारगेट फॉर PSL लेंडिंग फ्रॉम प्रेजेंट लेवल टू 40% टू 75% तक चला गया. इंक्लूजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एज एलिजिबल मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर MSME. ठीक है. Urban Cooperative Bank with asset of 500 crore and above were brought under Central Repository of Information on Large Credits Report Framework CRILC. तो नॉर्मली ये डीमैट की तरह काम करता है ना, डेटा कलेक्ट करके. मतलब जिनको बड़ा लोन दिया रहेगा ना, तो उन सबका एक सेंट्रल रिपोजिटरी रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि फिर एक आदमी ने 500 करोड़ एक बैंक से लोन ले लिया, फिर दूसरे बैंक से भी जाके उतना ही लोन ले लिया. तो उनको पता लग जाएगा कि ये मल्टीपल जगह से ये लोन ले रहा है, तो उसको वो अवॉइड करेंगे. नीरव मोदी कर रहा था ना, ये सब जगह से लोन ले लिया और चलो, नहीं हो पाएगा. तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ से ज़्यादा का होगा तो इसके परव्यू में आ जाएगा. नेक्स्ट है लिमिट्स ऑन एक्सपोजर टू सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर्स एंड लार्ज एक्सपोजर. ठीक है. एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर UCB फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 31 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है. अमेंडमेंट्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो अमेंडमेंट आया था 2020 में to bring changes in regulatory regimes of UCB. तो मेजर प्रोविजन थे. RBI has to give, Reserve Bank has given powers over management of UCB, enable UCB to raise capital by issue of equity, preference, special share, debenture, bond like security, subject to such condition as Reserve Bank may specify in its behalf. तो अगर ये चेंजेस लेके आना तो बैंकिंग रेगुलेशन में लेके आएंगे, RBI एक्ट में नहीं है. ठीक है. द रिजर्व बैंक हैज बीन एम्पावर्ड टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ UCB. ठीक है. अभी वो कौन सा बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था ना, जो वो डूब गया था, उसके बाद ये सब प्रोविजन आए थे. हाँ। ठीक है. एक कोटक कमेटी भी थी. PMC कुछ तो था बैंक का नाम. हाँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. हाँ. ठीक है. और ये कोटक कमेटी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस था ना ये? हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसमें CEO और मैनेजमेंट डायरेक्टर को अलग अलग कर देंगे, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिक्स करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करेंगे. और अलग से कमेटी भी बैठेगी उसमें, ऐसा कुछ था. नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. तो कोऑपरेटिव बैंक देख लिया हमने और कमर्शियल बैंक देख लिया. अब मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन देखते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेपो रेट चेंजेस हैव बीन वीक ऑन क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट बट इम्प्रूव्ड ऑन रेट स्ट्रक्चर एंड टर्म स्ट्रक्चर. ठीक है. तो रेट स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेपो रेट changes to deposit and lending rate of scheduled commercial bank. It has improved, reflecting the combined impact on policy rate cuts, large liquidity surplus with accommodative policy stance, and the introduction of external benchmark based pricing of loans. Accommodative policy में क्या रहता है? प्लस माइनस या न्यूट्रल? अकोमोडेटिव में तो आई थिंक प्लस के साइड पे करेंगे वो लोग. प्लस एंड न्यूट्रल कुछ भी कर सकते हैं, या तो सेम रहेगा या बढ़ाएंगे. ठीक है. अकोमोडेटिव में कम करते हैं या फिर सेम रखते हैं? सेम रखते हैं या प्लस कर सकते हैं.
ऐसा होता है ना? नहीं, प्लस कम करते हैं। करते हैं और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में बढ़ाते हैं। पहले बढ़ाते क्या है, मतलब रेपो रेट रेपो बढ़ाने का कह रेट, रहे हो? हाँ, पॉलिसी रेट्स अगर मतलब वो स्टैंस बताते हैं ना, तो अगर उन्होंने एकोमोडेटिव स्टैंस बोला है तो नेक्स्ट टाइम वो कम करेंगे या सेम रखेंगे। अकोमोडेटिव स्टैंड मतलब वो पैसे को सस्ता करेंगे, मतलब रेट्स कम होने चाहिए ताकि हाँ हाँ मतलब ज़्यादा इजीली आपको कम दाम में पैसा लोन मिल सके, इंटरेस्ट कम रहेंगे हाँ, आपको। इट्स एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी हाँ बेसिकली। एक्सपेक्टेशन। Accommodative stance, central bank will cut rates in injecting money into financial system whenever needed. माइनस करेंगे ना, कट रेट्स बोल रहा है। हाँ, मतलब कम करेंगे अगली बार रेट्स या फिर सेम रखेंगे। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, फिर सेम ही बोल रहे थे। सही, ठीक है। एक सेकेंड बॉक्स देख लें। So, status of digital payments in India. Financial year has witnessed jumps in both volume and value of digital payments across all categories. RBI has constructed a composite digital payment index to capture the extent of digitization of payment across country. So, is DPI RBI लाता है. It has 5 broad parameters that enable measurement of deepening and penetration of digital payment in country over different time periods. तो पैरामीटर है पेमेंट के एनेबलर 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड 15% और पेमेंट परफॉर्मेंस 45% एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%. तो हाईएस्ट है पेमेंट परफॉर्मेंस का, फिर पेमेंट एनेबलर, फिर सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर में और फिर डिमांड साइड और लास्ट है कंज्यूमर की सेंट्रिसिटी. So it has been constructed in 2018 as base period. So DPI for March 19 and 20 is one. फाइनेंस कमीशन उसमें 15 उस वाले में सबसे हाईएस्ट वेज जो रिसेंट वाला है उसमें किसको दिया गया है? Area कितना है एरिया का? 45%. सबसे कम किसको दिया गया है? टैक्स एफर्ट्स टैक्स एफर्ट कितना? 12%. 2.5. 2.5 है, 2.5. ओके। एरिया के बाद डेमोग्राफिक है शायद या फॉरेस्ट एरिया. डेमोग्राफी का 12.5 था और उसके बाद दो देख थे लो। ना 12.5 के. हमने कितनी बार इसको देखा है बट हंस तक याद नहीं. अब बात हो रही है यहाँ पे, सो गया था इसकी बात हो रही है। अब रिकॉर्डिंग देखना। नहीं, मैंने एरिया टैक्स एफर्ट्स तो सुना किस चीज की। ठीक है, हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन के पैरामीटर्स की बात कर रहे थे। ये देख लो फटाफट, नेक्स्ट टाइम नहीं देखेंगे इसको कभी। अब रट लेते हैं. इनकम है 45, फिर एरिया कौन कह रहा था? मैं कह रही थी. सॉरी. पहला है इनकम क्योंकि पैसा जरूरी होता है, तो इनकम डिस्टेंस 45. नेक्स्ट है पॉपुलेशन जो है 15%, फिर लोग जरूरी होते हैं. फिर एरिया भी 15% है, एरिया पॉपुलेशन 15%, फिर 12.5% पे डेमोग्राफिक और लास्ट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%. 2.5% कौन कह रहा था? जो मैंने टैक्स एफर्ट, वो टैक्स एफर्ट ऊपर आ, ध्यान से देखो। हाँ देख लो। हाँ देख लिया. कहता कि जो फॉरेस्ट गम थी तो उसको 10 पॉइंट मिले, ठीक है, 10 on 10 मिले, ठीक है, तो 10 हो गया उसका। और अपना ये आईडी वाला इनकम डिस्टेंस जो दिखाती नहीं, आईडी आजकल की 45 इयर्स के ऊपर आ जाओ, वैक्सीन लगवा लो, तो आईडी 45 इयर्स वाला 45% कर लो। और जो डीपी होता है वो लगाते नहीं है, प्रोफाइल फोटो, उसमें मांगता नहीं है 12.5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी लेंथ इंटू 4.5, तो 12.5 उससे याद कर लो। तो ये हो गया, इतना ही मेरे पास। बढ़िया. बढ़िया है। एक सेकंड, मैं इसका पोस्ट भी कर देता हूँ ग्रुप पे।
finance commission. इसमें ये भी था ना कि पॉपुलेशन को हम 2011 सेंसस से ले रहे हैं। हाँ, कुछ सेंसस का था प्रॉब्लम। हाँ, और कुछ पोर्शन ले रहे थे उससे 1971 से, और कुछ ले रहे थे इसमें 2011 वाले से। कुछ डिवीजन था इसमें। वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है ना, उसमें आ जाएगा। अच्छा अच्छा। इस 14 में था ना, 15 में तो हमने कन्वर्ट कर लिया या वही है दोनों ले रहे हैं? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब वो जो अभी रीसेंट वाला है, सॉरी वो पुराना वाला है ना, उसी को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये कवर हो गया ना पूरा बॉक्स। हाँ, लास्ट लाइन बाकी है। तो 19 में 153.47 और 207.84 रिस्पेक्टिवली है, इंडिकेटिंग हाई ग्रोथ ओवर ईयर्स, एंड इंडेक्स हैज ग्रोन मोर देन 100% इन स्पैन ऑफ 2 years। ठीक है, तो एनेबलर। हाँ, ये बता दो इंडिया की रैंकिंग कितनी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वर्ल्ड रैंकिंग। फर्स्ट है। हाँ, फर्स्ट है, करेक्ट। कहीं हम फर्स्ट आए हैं तो ये चीज़ याद रख लेना, पूछ लेगा बिल्कुल में। इसके पीछे लॉजिक भी ये लगा सकते हैं कि मतलब अभी हर कोई डिजिटल पेमेंट के लिए जा रहा है, और गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स उठाए, और लुकिंग एट द पॉपुलेशन वी आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सो लॉजिक लगा मतलब और कुछ इंडियन इनोवेशन है ना, यूपीआई वगैरह। अब वो यूपीआई इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि यूएसए में भी उस चीज को वो लोग वो कर रहे हैं, कि कंसीडर कर रहे हैं कि हम यूपीआई लेके आए। हाँ, ये आपने कुछ दिन पहले कहा था ना, कुछ यूएसए इंस्पायर हुआ है यूपीआई से। और स्टार्टिंग में जब गूगल पे आया था, जब वो तेज ऐप नाम से चल रहा था, तब ऐसा था कि मतलब हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा था। तो उसके वजह से क्या कर रहे थे कि जैसे है ना फ्रेंड्स में, यार मैं तेरे को 50 देता हूँ, तू वापस मेरे को बेच, तो मे भी उसके वजह से भी काफी सारा इम्पैक्ट हुआ है। राइट, कैशबैक स्कीम। Next है weighted average lending rate on fresh rupee loans declined by 94 basis points in response to reduction of 115 basis point in policy repo rate and comfortable liquidity condition. ठीक है, public versus private sector bank. Across bank group, private exhibited greater transmission in terms of fresh loan. However, public sector banks exhibited ग्रेटर ट्रांसमिशन ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग। क्रेडिट ग्रोथ हैज डिक्लाइन टू 5.1% इन October 2020 from 14.8% in February 19. The moderation in credit growth in 2021 was witnessed in mostly all sectors, barring services. ठीक है, term structure. The reduction in policy rate and surplus liquidity helped in bringing down both short-term and long-term interest rate. However, the impact has been much smaller on longer-term interest rate. The yield on 1-year government security has reduced by 157 basis points, whereas the yield on 10-year government security has declined by only 24 basis points. The gap between two yield have widened over this year. तो yield कम हुई है। ठीक है, अब है NBFC सेक्टर। तो कमर्शियल देख लिया, पब्लिक बैंक का देख लिया, और ये टर्म स्ट्रक्चर वाला देख लिया। अब NBFC का देखते हैं। NBFC witnessed slowdown in their growth in 2019-20, largely due to isolated credit events in few large NBFC and challenge in accessing funds. So slow growth है। Credit growth of NBFC continued to slow down. Total assets of NBFC has witnessed an annual growth of 16.01% during 1920 as compared to 24.86%
in 1819. ठीक है. Asset quality of NBFC Detroit हुई है moderately. However, net NPA ratio improve हुआ है marginally. तो ये statement थोड़ा mark कर दो. वैसे तो डिट्रॉइट हुई है, ये IL&FS क्राइसिस से रिलेट कर सकते हैं ना. करेक्ट. मतलब इनकी हालत पहले भी खराब थी और अब भी वैसे ही चल रही है. थोड़ा बहुत कोई हल्का सुधार एनपीए में जरूर हुआ है, बाकी तो हालत खराब ही थी. एक टेम्पल्टन और फ्रैंकलिन का जो कोविड के स्टार्टिंग में यही वाली कंपनी का हुआ था ना. नहीं, फ्रैंकलिन. हाँ, वैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एंड फ्रैंकलिन. हाँ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो था वो म्यूचुअल फंड्स में था, तो एनबीएफसी कंसीडर कर सकते हैं. तो इसी के लिए वो हमने देखा था ना ऊपर, म्यूचुअल फंड के लिए विंडो खोला था. राइट. वो इसी चीज से था. ठीक है. अच्छा, जो नेट एनपीए रेशियो जो इम्प्रूव हुआ है वो शायद राइट ऑफ के कारण भी इम्प्रूव हो बोल सकते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं है. अच्छा, ये राइट ऑफ और वेव ऑफ दोनों डिफरेंट होते हैं ना. हाँ, राइट ऑफ तो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है जिससे कि आपका बैलेंस शीट जो थोड़ा बेटर दिखने लगे. वेव ऑफ होता है कि आपने मतलब जैसे गवर्नमेंट करती है ना कि वेव ऑफ कर दिया, तो उनकी जगह पेमेंट कर देती है कि अब उसको गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर रही है उसको. मतलब वेव ऑफ थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे हमेशा कंफ्यूज होता है ये वेव ऑफ और इसमें. वेव ऑफ मतलब गवर्नमेंट पैसा नहीं देना पड़ेगा. हाँ, वेव ऑफ उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा और उनकी जगह कोई और देगा, जैसे गवर्नमेंट होती है. तो गवर्नमेंट हमेशा बोलेगी तो वेव ऑफ बोलेगी. गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोलेगी राइट ऑफ कर दो. गवर्नमेंट हमेशा वेव ऑफ करेगी. राइट ऑफ हमेशा बैंक करता है. अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है तो बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगा. अगर किसी एनबीएफसी को अच्छा मतलब पैसा आने की उम्मीद ही नहीं है तो उसको फिर वो 2-3 साल बाद में राइट ऑफ कर देगा. ओके, जिसने फिर वो लोन लिया है, मतलब जो राइट ऑफ करना है अमाउंट, जो एंड यूजर था उसको वापस पे नहीं करना पड़ता है क्या? नहीं, राइट ऑफ में करना पड़ता है. राइट ऑफ में मतलब करना पड़ता है, बाकी एज सच वो राइट ऑफ करने के बाद अपने एफर्ट्स छोड़ देते हैं. मतलब पहले एक्टिवली परस्यू कर रहे होते हैं वो वापस लाने का पैसा, बट राइट ऑफ करने के बाद उसको इतना एक्टिवली परस्यू नहीं करते. ओके. राइट ऑफ का बेसिकली ये कि बैंक के सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के लिए करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो प्रोविजन देनी पड़ती है ना, तो वो कोई लिमिट के इसमें देनी पड़ती है, तो वो ठीक करने के लिए थोड़ा राइट ऑफ में थोड़ा चेंजेस किया जाता है. ओके, ठीक है. इसको एवरग्रीनिंग का एक टाइप कह सकते हैं, मतलब यहाँ वापस रीस्ट्रक्चर कर लिया हमने. नहीं, राइट ऑफ तो डिफरेंट है. राइट ऑफ में तो आपने मतलब ये मान लिया कि अब पैसा नहीं आने वाला उसको. एवरग्रीनिंग रीस्ट्रक्चर में होता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन और इंटरेस्ट रेट चेंज करना है. हाँ, एवरग्रीनिंग तो रिस्ट्रक्चरिंग हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है, बैंक्स कंटिन्यू टू सपोर्ट एनबीएफसी विद देयर लेंडिंग एक्सपैंडिंग 9.2%, वेल अबव द ओवरऑल बैंक क्रेडिट ग्रोथ. The sector also benefited from liquidity infusing measures announced by Reserve Bank during the pandemic that has also included TLTRO operation covering NBFC sector. ठीक है. External liability of NBFC in the form of secured and unsecured borrowing and public deposit increased by 13.7%. Next है development in capital market. तो प्राइमरी मार्केट इक्विटी, यहाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंक्रीज्ड थ्रू बोथ पब्लिक इशू एंड राइट्स इशू रूट एंड विटनेस्ड अ डिक्रीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट रूट. ठीक है. प्राइमरी मार्केट डेट में द अमाउंट रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट इंक्रीज्ड वेयर एज डिक्लाइन थ्रू पब्लिक डेट इशूज. ठीक है. फिर है म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज. देयर वाज अ नेट इनफ्लो ऑफ 2.76 लाख करोड़ इनटू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग 2020 to 21. कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट की इक्विटी डेट देख लिया और म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज देख ली. अब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. देयर वर नेट इनफ्लोज इन ट्यून ऑफ 2.1 lakh crore on account of FPIs in Indian market during 2021, up from 0.81 lakh crore during 1920. तो FPI के लिए हमने एक गुजरात में क्या बनाया है, इसका ना
गिफ्ट सिटी IFSC। राइट, IFSC है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इंडियन बेंचमार्क की इंडेसेस। तो इंडियन बेंचमार्क इंडेसेस नेमली निफ्टी 50, S&P, BSE, Sensex index reached record heights of 14,644.7 and 49,792.1 respectively. ठीक है। In view of COVID pandemic, various measures were taken by SEBI. In period of moratorium by RBI, credit rating agencies may not consider the delay in payment as a default event if it has arisen solely due to lockdown. तो हमने शिफ्ट कर दिया था ना SMA 1 30 अक्टूबर या उसके बाद भी चेंज हुआ है वापस कि हम अभी डिफॉल्ट अभी नहीं स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम है, मॉरेटोरियम दे दिया है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एंड टाइमलाइन फॉर प्रेस रिलीज एंड डिस्क्लोजर, फ्लेक्सिबिलिटी टू CRA to deviate from curing period of 90 days for upgrading a rating from default to non-investment grade. तो हमने CRA में 2 ग्रेड देखे थे, एक स्पेक्यूलेटिव था और एक इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट वाज गुड एंड बिलो BBB वो स्पेक्यूलेटिव था। नेक्स्ट है टेम्पररी रिलैक्सेशन इन प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू FPI। ठीक है। फिर है इंश्योरेंस सेक्टर। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इज असेस्ड थ्रू 2 इंडिकेटर, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। दोनों का परसेंटेज ठीक है आगे है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP। ठीक है। एंड इंश्योरेंस डेंसिटी होती है रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन। जहाँ प्रीमियम टू GDP है तो वो पेनिट्रेशन है, और जहाँ डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ग्रुप में भी डाल देना। तो इन इंडिया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड टू 3.76% in 2019 from 2.71. In contrast, insurance penetration in countries like Malaysia, Thailand, China was 4.72, 4.99 and 4.30 respectively. The insurance density in India has reached to approximately $78 in 2019 from $11.5 in 2001. In contrast, Malaysia, Thailand और China में were much higher at 536, 389 और 430 respectively. तो कुछ important regulatory measures लिए गए थे, जैसे simplification of KYC process, guidelines were issued for introduction of short-term health insurance policy, providing coverage for COVID disease, Corona Rakshak policy, standard benefit-based policy, and Corona Kavach policy, a standard health policy. कोरोना रक्षक और कोरोना कवच में फटाफट से डिफरेंस बता दो। प्रीमियम कितना था दोनों में? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, अच्छा कि जैसे कि इंडेक्स की बात हो रही ना, तो ब्राइवरी इंडेक्स था, वो उसमें कौन टॉप किया था? इंडिया का क्या स्टेटस था उसमें? कौन सी इंडेक्स की बात कर रहे हो? ब्राइवरी इंडेक्स में करंट अफेयर का था कुछ न्यूज़। इंडिया की पोजीशन उसमें काफ़ी बेटर थी इन कंपैरिजन टू चाइना, तभी मुझे याद रहा था बस, तो उसमें रैंक तो ध्यान नहीं मुझे। ब्राइवरी इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन बेटर थी दैन चाइना एंड ऑल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सुना है, ब्राइबरी ना करप्शन इज डिफरेंट। करप्शन ट्रांसपेरेंसी वाला है अपना, वो अलग है। एक ब्राइबरी इंडेक्स था। चाइना की कम थी अपने से। देख के आप डाल देना यार उस पे, ग्रुप पे, आइडिया नहीं लग रहा। ठीक है। वैसे अच्छा ये डिफरेंसेस पूछा था ना आपने? हाँ कि कोरोना रक्षक वर्सेस कोरोना कवच। तो कोरोना कवच जो है वो जो भी इंश्योरेंस कंपनीज और होती है ना, मतलब जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उनको मैंडेटरी होता है ये पॉलिसी लॉन्च करना, कोरोना कवच वाला। और कोरोना रक्षक जो है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है इंडेमनिटी।
मतलब ये कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडेमनिटी क्या होता है? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इंडेमनिटी मतलब कि अगर कोई गलती होती है तो फिर वो लायबल नहीं होंगे उसके लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी के अंदर कोई काम कर देता है तो उसको वो लायबल नहीं होगा उस एक्ट के लिए, तो एक तरीके से इंडेमनिटी या रक्षा देते हैं उसको। ओके, तो इसमें कोरोना कवच में जो है वो अप टू एक्चुअल कॉस्ट इन ट्रीटमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट है। दैट इज इफ 5 लाख की पॉलिसी है तो एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट 2 लाख होगा तो कंपनी 2 लाख ही पे करेगी। और अगर एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट 7 लाख है और कंपनी 5 लाख मैक्सिमम लिमिट तक, मतलब इस पे अगर सेट किया गया है 5 लाख का कैप, तो वो 5 लाख के अंदर का अगर होगा तो पूरा पे करेगा, बाहर जाएगा तो सिर्फ उतना ही पे करेगा। और कोरोना रक्षक में जो होता है फिक्स्ड बेनिफिट प्लान होता है, कुछ भी हो जाएगा 2 लाख मिल जाएंगे। हाँ मतलब वैसे ही। ठीक ये है, ऐसा लग रहा है गौ रक्षक वाला। ठीक है, मतलब आपको चाहे एक बजरंग दल से है क्या? नहीं भाई 5 लाख, सॉरी गलत हो गया, भावना में बह गया। ओके, और कोरोना रक्षक में होता है 50,000 से लेके 2.5 लाख तक। और 50,000 कवरेज से हो गया, प्रीमियम एक है और एज लिमिट एक है, तो ये दोनों में सेम होता है, में डिफरेंस कोई नहीं है सच, मतलब डिसाइडेड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी बट द कंपनी विल हैव टू कीप इट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स, मतलब जो प्रीमियम पे करने का होता है उस पे। और एज लिमिट जो है 18 to 65 है। अभी आई थिंक IRDA ने एक वो भी निकाला है नोटिफिकेशन कि आपको एक मिनिमम एक ऐसी इंश्योरेंस बनानी पड़ेगी जो कि सब कंपनीज यूनिफॉर्मली देंगे। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो ऐसा था कि उसके अंदर सारी कंपनीज वो एक जैसी पॉलिसी रहेगी, तो एक यूनिफॉर्मिटी भी बनेगी और लोगों को वो ईज भी रहेगा पेमेंट करने का। एक्चुअली ऐसा था कि अखबार में उनको एक ऐड देना होगा जहाँ पे सब अपना बेसिक से लेके एडवांस तक सब देना होगा उनको, कि 350 रुपए है तो प्रीमियम कितना है और आपको कितना बेनिफिट या ऐसा कुछ। ज़्यादा क्लैरिटी वगैरह। हाँ, क्लैरिटी के लिए, ताकि आम आदमी के पास बहुत सारी स्कीम्स होती है ना, तो बहुत सारे बैंक का इंश्योरेंस होते हैं, तो दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स। किसी को याद है कि ये एक IRD ने पॉलिसी निकाली थी कि आपको एटलीस्ट इतना तो देना ही है? ये लिख रहा है शायद एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट should have a minimum basic sum insured of 1 lakh and maximum limit of 5 lakh. The health insurance product standardize entry age to cover those in the age bracket 18 to 65. ऐसा करके पॉलिसी निकाला था जिसमें बहुत ही बेसिक फीचर्स होंगे और वो सब लोगों को देनी है। ठीक है, मेरे को ये खुलता है तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना? ठीक है, कुछ एम्प्लॉय लिमिट वगैरह नहीं है क्या इसमें, या फिर ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को सभी को एक मैंडेटरीली एक प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। ये एटलीस्ट ये प्रोडक्ट तो आपके पास है ही, तो लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा और एक मिनिमम सेट क्राइटेरिया रहेगा, तो ईज ऑफ वो भी रहेगा लोगों को कंप्लायंस का। ये एक ऐसा है ना कि कोरोना की वजह से, ठीक है आप बोलो। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, मतलब कंपनीज कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ ऐसा कुछ बेसिक चीज है? कॉर्पोरेट्स के लिए तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अभी बात चल रही थी ओला उबर के जो एम्प्लॉयज है ना, गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो उनके लिए बात चल रही थी कि ना इनको भी इंश्योरेंस वगैरह मिलना चाहिए। तो आई थिंक ऐसा यूनिफॉर्म तो कुछ नहीं बनाया, बाकी अलग अलग स्कीम्स है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना, ESIC स्कीम है फॉर पीपल हु अर्न लेस देन 21,000, और ऐसी फैक्ट्रीज या वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज जहाँ पे मोर देन 10 एम्प्लॉयज हैं, वहाँ पे ESIC कवर करता है वो हेल्थ वगैरह का। और फिर PF जो है वो अलग है, मतलब PF तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट PF भी एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी का ही।
ये इंश्योरेंस के लिए बेसिक इसलिए आया था क्योंकि कोरोना के टाइम में इंश्योरेंस वगैरह काफ़ी दिवालिया हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी बंद करने की कोशिश करी थी, तो शायद इसलिए आया हो कि गवर्नमेंट चलता रहे ये रहे सिस्टम पॉसिबली। ठीक है। द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस ग्रू बाय मोर देन 30%। ठीक है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड IBC, nearly 23% of cases admitted was settled or withdrawn after the commencement of corporate insolvency resolution process. तो IBC का मैक्सिमम ईयर कितना है कि कब तक सुलझारा करना होगा? 180 days है ना? 270 days है शायद से, चेंज हुआ था, पहले 90 था फिर चेंज किया था, अभी 270 है। ठीक है। हाँ 90 डेज बढ़ा दिए थे। एक बार चेक कर लो। IBC तो नया तो नहीं है आर्टिकल, इसके ऊपर सारे लास्ट ईयर के ही हैं। 2021 एक्सप्लेन। IRDA का साइट बहुत रुकता है यार। क्या? IRDA का साइट बहुत रुक रहा है तुम्हारा। मैंने पहले 90 किया था, फिर एक बार चेंज किया था और फिर से चेंज किया है। अरे इसमें रोज ही चेंज करते रहते हैं, पता नहीं क्या बना के मानेंगे इसका। इसमें दो तरह के क्रेडिटर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल। ऑपरेशनल होते हैं और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल होगा एक इधर। ऑपरेशनल मतलब? ऑपरेशनल मतलब जो आपको सामान देते हैं, और फाइनेंशियल जिनसे आपने मतलब कैश का ट्रांजैक्शन किया है। जिन्होंने आपको कैपिटल सप्लाई किया है वो फाइनेंशियल में आ जाएंगे, और ऑपरेशनल क्रेडिट में आपके डे टू डे पर्पस के लिए अगर आपने जिन्होंने उधारी पे सामान दिया है वो ऑपरेशनल वाले चले जाएंगे, जिनसे आपने मतलब कैश में उधारी ली थी वो। जैसे रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला डिस्टिंक्शन है ना, वैसे ही डिस्टिंक्शन है। So the code aims to resolve insolvency in a strict bound manner. The evaluation viability determination must be completed within 180 days. ठीक है, तो 180 दिन है, और फिर moratorium period of 180 days extendable up to 270 days for the company. For startup and small company, the resolution time is 90 days, which can be extended up to by 45 days. हाँ, इन्होंने इसलिए एक्सटेंड किया था बिकॉज उतने में हो ही नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही थी। बोल रहे थे कि इतना कंपनी इतनी बड़ी होती, इतनी जल्दी कैसे रिजॉल्व हो जाएगा 90 डेज में, आप सब सारे एसेट्स बेच के सब कुछ कैसे कर सकते हैं काम, इसीलिए बढ़ा दिया था। ये इसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज पहले IPA वगैरह सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद NCLT या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हैं। इसमें दो ये 180 डेज लिखा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर अब मोरेटोरियम मिल रहा है 180 दिन का, या उसी में इंक्लूड है? क्या कह रहा है ये? 180 दिन पहले मिल रहा था, अब 90 डेज बढ़ा दिया है, तो टोटल 270 डेज तक हो सकता है। इसमें दो कैटेगरी है, जैसे कंपनी का कोई केस होगा तो वो NCLT में जाएगा, और इंडिविजुअल का केस होगा तो उसकी अलग बॉडी है वो DRT। हाँ DRT। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए DRT है और कंपनी के लिए NCLT है। करेक्ट। ओके। हाँ, कंपनी एंड LLP के लिए NCLT और इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए DRT। अच्छा, इसमें भी अगर काम नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे आगे? NCLAT। नहीं, NCLAT अपने ट्रिब्यूनल है जो। अगर अपलेट में भी काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट बीच में नहीं आता? नहीं, हाई कोर्ट नहीं आता। हाई कोर्ट नहीं आएगा ना। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी का कुछ दिया था ना, कोई स्टैटिस्टिक की 1576 डेज लगता है या कुछ 20 ईयर्स लगता है, ऐसा कुछ था क्या रिजॉल्व होने में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को? इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ दिया था। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कंपनी रिलेटेड ही डिस्प्यूट दिया था, प्रॉपर्टी रिलेटेड तो याद नहीं आ रहा,
बट आई थिंक प्रॉपर्टी रिलेटेड का लोअर कोर्ट्स के अंदर 3 साल लगता है मिनिमम सॉल्व होने में। शायद वो 20 ईयर्स लगा मेरे को, और एक कंपनी को डिसॉल्व होने में 1576 डेज लग रहा था। हाँ 1576 डेज तो ये लिखा हुआ था इसमें, 5 साल हो गया ना लगभग, वो तो लिखा हुआ था इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे में। लैंड वेस्ट तो शायद नहीं लिखा हुआ था मे बी, वो जो पूरा एक्सटेंडेड है ये तो हम समरी पढ़ रहे, तो इसमें तो हमने सिर्फ वो कंपनी बेसिस देखा था। मुझे तो बता देना है। हाँ आगे बढ़ो। एक चीज और, ये आईबीसी में 330 डेज का भी कुछ था क्या कहीं पे, तो मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, वो क्या था बट हाँ यार ये इसके अंदर पता नहीं, ये बहुत बार चेंज कर दिया, इतनी बार चेंज कर दिया ना, तो अब किसी को पता ही नहीं कितनी देर में सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये। तो इस पे मतलब क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत बार नहीं मुझे नहीं लगता आना चाहिए, और अभी ये खासकर कोरोना में और इसको एक्सटेंड कर दिया था। आई थिंक इस पे अब क्वेश्चन जैसा बचा ही नहीं है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। Out of 1,420 cases for which the CIRP process has been completed, liquidation as an outcome has happened nearly 3.6 times the resolution. In view of COVID pandemic, 2020 का जो ordinance था was promulgated with suspended initiation of CIRP of a corporate debtor under section 7, 9 and 10. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन आर अमंग द टॉप 3 सेक्टर इनिशिएटिंग CIRP. कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, the top 3. RBI data indicates that as a percentage of claims, scheduled commercial bank have been able to recover 45.5% of amount involved through IBC of financial year 1920, which is highest as compared to recovery under other modes and legislations. फटाफट पुराने लेजिस्लेशन बता दो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। सराफेसी पढ़ा था हमने, 2002 का। और कुछ याद आ रहेगा? एक छोटा सा था ना, 4 या 5 महीने के लिए कुछ चला था। एक जो आया था ना पैरा कंपनी वाला, क्या था पैरा वाला? पैरा बैंक्स का है, तो वो आई थिंक चालू नहीं हुआ। बट हाँ ये ARCs होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके लिए भी एक्ट है शायद, है ना? ARC भी एक्ट के अंदर है। सरफेसी के थ्रू ARC का वो था ना पहले। करेक्ट ठीक है। आई थिंक बाकी छोटी छोटी स्कीम्स थे, H4C था, और स्ट्रक्चरिंग और 3-4 नाम और थे ऐसे वो भी 4R। NIP भी कुछ तो भी है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कुछ तो भी। वो तो अभी वो तो डिफरेंट है, वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए है। मेनली सरफेसी मुझे याद आ रहा है, बाकी हाँ मतलब आई थिंक वो बताया फुल फॉर्म था पूरा सरफेसी की। हाँ, ESI का पता है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और S से होगा तुम्हारा स्ट्रक्चरिंग, A से असेट, R से रिकंस्ट्रक्शन, F से फाइनेंशियल एसेट्स। सिक्योरिटाइजेशन है, कुछ सिक्योरिटाइजेशन, हाँ ऐसे। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये मुझे याद है, बस इतना ही। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है behavioral change brought by code, the inevitable consequence of resolution process deters the management and promoter of firm from operating below the optimum level of efficiency. नेक्स्ट अब बोलो। क्या बोलो? ठीक है। Further, it encourages the debtors to settle default expeditiously with the creditor at the earliest, preferably outside the code. मतलब बाहर से जितनी कोशिश करो तो सेटल कर लो। LTRO और TLTRO ये पढ़ना है क्या? बोलो। LTRO is a tool that lets bank borrow 1 to 3 year fund from central bank at repo rate by providing government security with similar or higher tenure as collateral. It is called targeted LTRO, as in this case, the central bank wants bank opting for funds under this option to be specifically invested in investment grade corporate debt. And
LTRO provide bank with access to cheaper capital from RBI. This in turn encourages them to lend more and spur economic activity. फिर है CRILC, the Central Repository of Information on Large Credit. It was set up by RBI to collect, store, and disseminate credit data to lenders. Under this, banks will have to furnish credit information to CRILC on all their borrowers having aggregate fund-based and non-fund-based exposure of ₹5 crore and above. एक है ना, इंटरनेशनल में अगर पैसा होता है ना तो उसके लिए एक सिस्टम है, किसी को पता है? स्विफ्ट। राइट, ठीक है। ये भी बैसल का ही है ना? हाँ, बेसल का ही है। बेसिक। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। अ वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट is an average that is adjusted to reflect the contribution to each loan to total debt. The weighted average multiplies each loan's interest rate by the loan balance and divides the sum by total loan balance. राइट, आई थिंक इसको कल अपन देख लेंगे रिवाइज करने से पहले। अभी सीधा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या होगा? सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा? नहीं होगा, परचेज होगा। डिक्रीज इन CRR ऑफ बैंक, करेक्ट। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, नहीं, इससे पार करेंगे। हाँ सॉरी, इसको भी कम करेंगे, तो ओनली होना चाहिए। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स prepared by Niti Aayog. Index is formulated with March 2016 as base period. 2018 18 है ना base period? हाँ, और RBI देखिए। Sorry. फिर है with respect to Urban Cooperative Bank, which of following changes were brought under Banking Regulation Act 2020? तो ये important हो जाता है ordinance. Cooperative bank can raise debt capital from public subject to prior SEBI approval. सेबी नहीं, RBI है। ठीक है। RBI में सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, ये तो ठीक है। ये ठीक है। रिजर्व बैंक हैज बीन गिवन पावर्स ओवर मैनेजमेंट ऑफ UCB, ये भी सही है। 2 and 3C. What do you understand by term insurance penetration? Penetration में प्रीमियम वर्सेस GDP का, और डेंसिटी में पॉपुलेशन वर्सेस प्रीमियम वर्सेस पॉपुलेशन का। तो डी वाला हो। हाँ, बाकी दे दिए एक बार। It refers to ratio of number of insured people to total number of population. इसके लिए कोई टर्म है क्या? नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम टू डेंसिटी था ना, वो बी होगा ना, डेंसिटी तो। हाँ, बी सॉरी। ठीक है, तो बाकी सब तो फर्जी है। ठीक है, तो उत्तर इसका डी है। और क्या क्वेश्चन था आज का, अपन यही वाइंड अप करते हैं सेशन। और थैंक यू। अच्छा संजय भाई, वो बताओ ना अपना। अरे हाँ, सुनो वो ओपन कीजिए ना। पहले आपका दिखा देते हैं ज्योग्राफी का। तो देखो, ऐसा टेबल बना दिया ज्योग्राफी के लिए हमने, रिवर बेसिन का। ठीक है, तो हिमालय मतलब कॉलम सुन लो और फिर आप सजेस्ट कर देना कोई और कॉलम ऐड करने के नहीं करना। एक सेकंड रुक जाओ।